तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ड्रीम्स के बारे में कि आखिरकार ये ड्रीम्स होती क्या हैं और हमें ड्रीम्स आती क्यों हैं और इनका मतलब क्या है। क्या इनका कोई मतलब भी है या फिर ये सिर्फ हमारी ब्रेन की प्रोड्यूस की हुई कोई इल्यूजन है हमें धोखा देने के लिए। क्या इनका ताल्लुक़ कोई हमारी ज़ाती ज़िंदगी से है। ये सभी के सभी सवालात जो आपको सताते रहते हैं आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक अगर पूरा अच्छे तरह से देख लेते हैं तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आप बहुत सारे अलग अलग तरह के ड्रीम्स को खुद से इंटरप्रिटेट कर सकेंगे, उनके मतलब को आप समझने लगेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो इस वीडियो में जिन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हम कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस को समझेंगे जो ड्रीम्स को लेकर हुई हैं और बहुत सारे थ्योरीज़ को भी हम समझेंगे जो ये क्लेम करती हैं ड्रीम्स के मतलब को समझाने के लिए, और अलग अलग तरह के डिफरेंट ड्रीम्स को भी हम समझेंगे और उनके मतलब को भी हम समझेंगे कि उनका मतलब क्या है रियल टाइम में, और ड्रीम्स और वेकिंग लाइफ के हम रिलेशनशिप को भी समझने वाले हैं। तो इस बात को गौर कर लें कि ड्रीम्स को साइकोलॉजी में किसी भी इमोशंस, थॉट्स या इमेजेस की तरह डिफ़ाइन किया जाता है जो कोई भी एक इंसान एक्सपीरियंस करता है अपने नींद के दौरान। और इस बात पर भी गौर कर लें कि बहुत सारे रिसर्चेस होने के बावजूद अभी भी साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और बहुत सारे फ़िलासफ़र्स को ये एग्जैक्टली नहीं पता कि हकीकत में हमें सपने क्यों आते हैं, आखिरकार इनका मतलब क्या है। पर यहाँ पर कुछ थ्योरीज़ हैं जो ड्रीम्स के बारे में एक्सप्लेन करती हैं और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट थ्योरीज़ हैं। तो चलिए इनमें से हम एक थ्योरी को समझते हैं जिसे कहते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ ड्रीम्स, जिसे सिगमंड फ्रूड ने डेवलप किया था। और सिगमंड फ्रूड मानते थे कि जो कुछ भी हम सपने में देखते हैं उनका ताल्लुक़ हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने से होता है और हमारी ड्रीम्स रिप्रेजेंट करती है हमारे थॉट्स, मोटिवेशन और हमारे डिज़ायर को। इसके अलावा फ्रूड ये भी मानते थे कि जो हमारी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट हमारा कॉन्शियस सेल्फ दबा देता है हमारी कॉन्शियस रहते वक्त, वही चीज़ें हम हमारे सपनों में देखते हैं ये फुलफ़िल होने के लिए, क्योंकि हमारे कॉन्शियस रहने के दौरान वो फुलफ़िल नहीं हो पाती और वो सपने में इसीलिए आती हैं कि वो फुलफ़िल हो सके। तो फ्रूड के बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम में फ्रूड ड्रीम्स को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। पहला मैनिफेस्ट कंटेंट और दूसरा लेटेंट कंटेंट। मैनिफेस्ट कंटेंट वो होते हैं हमारे एक्चुअल थॉट, इमेजेस और हमारे कंटेंट जो हम अपने एक्चुअल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में हम परसीव कर रहे होते हैं और वही चीज़ें हमें हमारे सपनों में दिखाई पड़ती हैं। और दूसरा लेटेंट कंटेंट। लेटेंट कंटेंट का मतलब ये है कि साइकोलॉजिकल मीनिंग जो छुपे हुए होते हैं हमारे ड्रीम्स के पीछे और जिन्हें इंटरप्रिटेट करना ज़रूरी होता है, वो यूं ही समझ नहीं आते हैं सिर्फ देखकर। तो ड्रीम्स के पीछे के मीनिंग को समझाने के लिए फ्रूड ड्रीम्स को 5 अलग अलग हिस्सों में ब्रेक डाउन करते हैं। उनमें से पहला है डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है जब किसी चीज़ के डिज़ायर रिप्रेजेंट होते हैं किसी और चीज़ से या किसी और इंसान से। और नंबर 2 है जब चाहत और ख्वाहिशें, वांट्स और डिज़ायर्स ड्रीमर के किसी और इंसान के ऊपर आ जाते हैं ड्रीम में। और तीसरा है सिंबलाइजेशन, जब अर्जेस और डिज़ायर्स जो दब चुके होते हैं यानी पूरे नहीं हुए होते, वो मेटाफोरिकली एक्ट करते हैं हमारे ड्रीम में। और चौथा है कंसिडरेशन, जब बहुत से इन्फॉर्मेशन कंपोज हो जाती हैं एक सिंगल इमेज या थॉट में, तब ये बहुत ही डिफ़िकल्ट बन जाता है उस ड्रीम को इंटरप्रिटेट करने में। और पांचवा है सेकेंडरी रिवर्जन। ये फाइनल स्टेज है ड्रीम का जहाँ पर अनक्लियर, समझ ना आने वाले एलिमेंट जो है ना हमें दिखाई पड़ने लगते हैं हमारे ड्रीम में और वो ड्रीम बहुत ही लंबी बन जाती है। तो ये थे कुछ 5 ड्रीम के अलग अलग पार्ट्स। इन्हें अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे चल के आप ड्रीम्स को बहुत ही अच्छे से इन्हें इंटरप्रिटेट कर सकेंगे। तो चलिए एक और थ्योरी को अब हम समझते हैं ड्रीम को समझने के लिए, जिसे कहते हैं एक्टिवेशन सिंथेसिस मॉडल ऑफ ड्रीमिंग।
तो इसकी शुरुआत 1977 में हुई जब रॉबर्ट एम.सी. किर्ले और जे. एलन हॉब्सन ने बनाई एक्टिवेशन सिंथेसिस मॉडल ऑफ ड्रीमिंग, जहाँ पर उन्होंने प्रपोज किया कि हमारे ड्रीम्स बनते हैं ब्रेन के साइकोलॉजिकल प्रोसेस से। एक्टिवेशन सिंथेसिस मॉडल के अकॉर्डिंग स्लीप साइकिल की जो सबसे फाइनल स्टेज होती है उसे कहते हैं REM, रैपिड आई मूवमेंट। जब स्लीप सर्किट्स जो हमारे ब्रेन के एक्टिवेट हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के जो लिम्बिक सिस्टम होती है वो भी, उसके सारे बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स भी एक्टिवेट हो जाती है। तो ये लिम्बिक सिस्टम जो है हमारे ब्रेन में की रोल प्ले करती है मेमोरी, सेंसेशंस और इमोशंस के लिए। तो ब्रेन तब अटेम्प्ट करती है मीनिंग बनाने के लिए उस इंटरनल एक्टिविटी से जो ब्रेन के अंदर हो रहे होते हैं और जिसके वजह से ड्रीम बनते हैं। सिंपल। और ये बात भी आपको जानना ज़रूरी है कि जब ये सिंथेसिस मॉडल आया तो इसने बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी साइकोलॉजी के फील्ड में, पार्टिकुलरली उन साइकोलॉजिस्ट के बीच जो फ्रूड की टीचिंग को फॉलो किया करते थे। और उस दौरान ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट जो हैं ड्रीम्स के पीछे की हिडन मीनिंग को तलाश करने में लगे हुए होते थे। और उसी दौरान ये सिंथेसिस मॉडल आया और ये कहने लगा कि तुम्हारे ड्रीम्स तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे ब्रेन के प्रोड्यूस हैं जो ब्रेन के एक्टिविटी को प्रोसेस करने के लिए होते हैं। पर हॉब्सन ये बिल्कुल नहीं सोचते थे कि ड्रीम्स जो है ना ये पूरी तरह से मीनिंगलेस होते हैं। इनफैक्ट वो तो ये सोचा करते थे कि ड्रीम्स जो है ना ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव स्टेट हैं हमारे कॉन्शियस सेल्फ के, और जहाँ पर हमारे नए आइडियाज़ फॉर्म होते हैं, दोनों ही यूज़फुल और यूज़लेस। तो चलिए एक और थ्योरी को हम समझते हैं जिसे कहते हैं हॉल्स थ्योरी ऑन ड्रीम्स, जिसे केल्विन एस हॉल ने डेवलप किया था। ये क्लेम करते हैं कि ड्रीम्स के इंटरप्रिटेशन का गोल है कि एक इंडिविजुअल अपने ड्रीम देखते वक्त वो उसमें क्या कर रहा होता है, सिंपली ड्रीम्स के मतलब को ही समझना नहीं। और ये केल्विन एस हॉल जो है ये भी क्लेम करते हैं कि प्रॉपरली अगर हम ड्रीम्स को समझना चाहें, उन्हें इंटरप्रिटेट करना चाहें, तो हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें वो कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं कि इन चीज़ों को हमारे अंडरस्टैंडिंग में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला वो सारे एक्शंस जो ड्रीमर कर रहा होता है जब वो सपने देख रहा होता है, और दूसरा वो कोई भी फिगर या ऑब्जेक्ट जो सपनों में उसे दिखाई पड़ती है, और तीसरा वो सारे इंटरेक्शन जो ड्रीमर और ड्रीम के कैरेक्टर के बीच हो रहे होते हैं, और चौथा ड्रीम का सेटिंग कैसा है, और पांचवा ड्रीम का आउटकम क्या निकला, ड्रीम का आउटकम। चलिए एक और थ्योरी को अब हम समझते हैं जिसे कहते हैं डॉमहॉफ थ्योरी ऑफ ड्रीम्स, जिसे जी विलियम डॉमहॉफ ने डेवलप किया था। इन्होंने अपनी स्टडी केल्विन एच हॉल के अंडर में की थी और वो ये कंक्लूजन पर निकले कि हमारे ड्रीम्स जो है ना ये हमारे रिज़ल्ट हैं, हमारे रिफ्लेक्शन है हमारे थॉट्स के, या फिर वो चिंता जो हम अपने वेकिंग लाइफ में कर रहे होते हैं वो हमें हमारे ड्रीम्स में दिखाई देते हैं। डॉमहॉफ थ्योरी के अकॉर्डिंग ड्रीम्स जो है ना हमारे रिज़ल्ट हैं न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस के। तो चलिए अब ड्रीम के 10 ऑफ द मोस्ट कॉमन थीम के बारे में हम बात करते हैं जो तकरीबन हर एक इंसान अपने ड्रीम में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होता है, और उनके पॉसिबल मीनिंग को भी हम समझेंगे अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइडियन थ्योरी। तो उनमें से पहला है उस टेस्ट को देना जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो। इस तरह के ड्रीम्स ये सिर्फ रिलेटेड ही नहीं होते हैं आपके किसी एकेडमिक टेस्ट से, पर ये बहुत ही स्पेसिफिक भी होते हैं ड्रीमर से। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी एक एक्टर कुछ इस तरह का ड्रीम देख सकता है कि वो अपने ऑडिशन के बारे में भूल चुका है, या फिर वो जब ऑडिशन देने जाता है वहाँ पर अपने स्क्रिप्ट को वो जब देखता है तो उसे इस स्क्रिप्ट के वर्ड रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे हैं। और इस तरह के ड्रीम्स जो है ना वो डील करते हैं एक्सपोज हो जाने के फीलिंग को। और टेस्ट का मतलब ये हो सकता है कि आपको जज किया जा रहा है या फिर आपको एवेलुएट किया जा रहा है किसी और इंसान के ज़रिए से। और दूसरा है बिना कपड़ों के होना या जिस्म पर बहुत ही कम कपड़े होना और आप पब्लिक के बीच में खड़े हो।
इस तरह के ड्रीम्स रिलेट होते हैं शेम से या फिर कमज़ोरी के फीलिंग के होने का। और तीसरा है किसी का आपका पीछा करना या फिर आपके ऊपर अटैक करना। इस तरह के ड्रीम्स जो है ना ज़्यादातर बच्चों में आते हैं, क्योंकि उनके फेयर्स जो है ना ज़्यादातर फिज़िकल फेयर्स होते हैं, ना ही सोशल फेयर्स। और उनका साइज़ औरों से बहुत छोटा होता है और ज़्यादा वो फिज़िकली कमज़ोर होते हैं, ये भी एक वजह है। और एडल्ट्स में इस तरह के ड्रीम्स के आने का मतलब है आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हो। और चौथा है गिरना। गिरना रिप्रेजेंट करती है बहुत ही एक्सट्रीमली ओवरवेल्म फील करने का आपके करंट सिचुएशन से, और अपने करंट सिचुएशन पर आपकी कंट्रोल पूरी तरह से खो चुकी है, इसका मतलब ये है। और पांचवा है एक जगह से दूसरी जगह पर खो जाना। ये अक्सर रिप्रेजेंट करती है खो जाने के फीलिंग को, या फिर कुछ हासिल करने के लिए कोशिश करना, या फिर अपने राह की तलाश करना और अनश्योर होना कि इसे करना ठीक होगा या नहीं, इसका मतलब ये है। और छठा है दांत का टूटना। ये रिप्रेजेंट करता है कि अनदेखा और अनसुना होना कोई आपके पर्सनल रिलेशनशिप में, या फिर बहुत ही गुस्से का फील करना। और सातवां है नेचुरल डिज़ास्टर। ये सिग्निफाई करती है बहुत ही ओवरवेल्म फील करना आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, और ऐसा लग रहा होता है कि ये प्रॉब्लम्स आपके कंट्रोल से एकदम बाहर जा चुके हैं, इसका मतलब ये होता है। और आठवां है उड़ना। ये रिप्रेजेंट करती है भाग जाने या आज़ाद हो जाने की डिज़ायर को आपके किसी करंट सिचुएशन से, इसका मतलब ये है। और 9 नंबर है मरना या फिर बहुत ही बुरी तरह से इंज्योर हो जाना। ये रिप्रेजेंट करती है ड्रीमर के रोज़मर्रा के ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ जो पहले अच्छी हुआ करती थी और अब वो धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपकी कोई पर्सनल रिलेशनशिप जो पहले अच्छी हुआ करती थी अब वो धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है, या फिर आपकी कोई पर्सनल खूबी वो भी धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। और ये गौर करें, ये ध्यान से आप समझ लें कि इसका असल मौत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, या आपने कोई ऐसा सपना देखा और इसका मतलब ये है कि आप कुछ ही दिनों में मरने वाले हो, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। और 10वां है कार चलाते वक्त आप अपने कार से कंट्रोल खो चुके हैं। इस तरह के जो ड्रीम्स होते हैं ना, ये रिज़ल्ट हो सकते हैं स्ट्रेस और फियर के फीलिंग के होने की वजह से। और ये आखिरी और 10वां है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद और बहुत सारे मीनिंग नहीं, बहुत से अलग अलग मीनिंग है, पर ये मैंने आपके सामने 10 बहुत ही कॉमन जो सभी अक्सर लोग जो है ना एक्सपीरियंस करते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को अभी तक पूरी तरह से नहीं पता चल सका है इन ड्रीम्स के बारे में। इनके इंटरप्रिटेशन जो है ना बहुत ही की रोल प्ले करते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी में। फ्रूड मेनली यूज़ करते थे इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम एनालिसिस को, जो सजेस्ट करती है कि हमारे ड्रीम जो है वो कनेक्ट होते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे दबे हुए डिज़ायर्स को। जहाँ पर जी विलियम मानते थे कि हमारे ड्रीम्स तो कुछ भी नहीं, पर ये सिर्फ हमारे ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस हैं। और ये समझना कि ड्रीम्स हमें आते क्यों हैं और इनके बहुत ही गहराई वाले डिटेल्स और इनकी बहुत ही अलग अलग मीनिंग्स, ये जो है ना अभी भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनकर रह गए हैं साइकोलॉजी में, जिनका मतलब प्रेजेंट टाइम में दुनिया में किसी को नहीं मालूम, पर इनकी खोज, इनकी रिसर्च अभी भी जारी है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ड्रीम्स क्या हैं? क्या ये हमारे दबे हुए डिज़ायर्स का नतीजा है, या फिर ये हमारे ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस का नतीजा है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं? अगर कुछ भी नहीं तो असल में हकीकत क्या है? आप अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर करें कमेंट में। और इसकी अगली वीडियो में तो हम और भी ज़्यादा गहराई में जाने वाले हैं, हम इसके न्यूरोलॉजी को समझने वाले हैं और हम इसके एकदम तह तक जाएंगे, इसके जड़ में जाकर हम इसे समझने वाले हैं। तो तब तक के लिए हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।